Okay, so let's get started. Today we'll talk about the pressure volume loops in the cardiac cycle. It's very high yield. So I'll also tell you all about the MCQs जो भी साथ साथ आते रहेंगे. So सबसे पहले phases करते हैं, ठीक है. हम we mainly talk about the left ventricle, right? तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला फेज होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, यानी कि सिंपल लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब कंट्रैक्ट करना है, ठीक है, और आगे एओर्टा पड़ा तो उसमें जब ब्लड भेजना है. अब हमें पता है कि उधर वाल्व कौन सी बड़ी होती है, उधर वाल्व पड़ी होती है, उनके उन दोनों के बीच में हमारे पास अयोटिक वाल्व पड़ी होती है. ज़ाहिर है वो खुलेगी तभी तो ब्लड वेंट्रिकल से आगे एओर्टा में जाएगा, तो वो ओपन होती है, और जो पिछली वाल्व थी ना माइट्रल वाल्व वो बंद होती है, ठीक है. तो माइट्रल वाल्व क्लोज हुई और अगली वाल्व जो है वो ओपन हुई, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अभी वॉल्यूम उसमें उतना ही है जितना जा रहा है, मतलब सेम है, ठीक है. उसके दिस इज़ द पीरियड ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन, यानी कि ये एमसीक्यू है कि सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है ना वो इस काम में लगती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी इसी काम में कंज्यूम होती है. उसके बाद जो अगला जो है ना फेज़ आता है वो होता है सिस्टोलिक इजेक्शन. अच्छा, अभी जो है ना वो सारा का सारा कम्प्लीटली आयोटिक वाल्व अभी इधर खुली थी ना, उससे लेकर जब वो बंद होती है, ठीक है, उसको सारा का सारा जब ब्लड जो है ना वेंट्रिकल से सारा आयोटा में जा चुका होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है ना आयोटिक वाल्व के खुलने का और टिल क्लोजिंग तक का, उसको सिस्टोलिक इजेक्शन कहते हैं, ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब जाहिर है कि लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करना है तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. ये कब होगा, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है. जब आपके पास वही वाली आगे जो एओर्टिक वाल्व जो पहले काम कर रही थी, ठीक है, अब वो बंद हो चुकी है, ठीक है, और पीछे वाली माइट्रल वाल्व खुल चुकी है. क्यों? क्योंकि ब्लड ने जो है ना ऊपर एट्रिया से नीचे वेंट्रिकल में जाना है अब, ठीक है, तो मतलब रिलैक्स वाला सीन है, ठीक है. उसके बाद हो जाता है रैपिडली फिलिंग. अभी जब जाना है ना ऊपर से नीचे यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में, तो जो पहला हम ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग डायस्ली भी कहते हैं फिलिंग फेज़ को. और इसका जो 70% ब्लड ऊपर से नीचे ना वो स्टार्ट में ही 1/3 ऑफ द डायस्ली में ही चला जाता है, स्टार्ट में बिल्कुल ना, जैसे फिलिंग स्टार्ट होती है ना तभी मैक्सिमम ब्लड चला जाता है, ठीक है, 70%. उसको रैपिडली जब फिल हो रहा होता है, रैपिड फिलिंग में मैक्सिमम चला जाता होता है. और इसी फेज़ में ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे मैं बताऊंगी, इसमें S3 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक हो गया. उसके बाद आ जाता है ये रैपिडली फिल हो गया, उसके बाद जो बच जाता है ना थोड़ा बहुत वो आस्ते आस्ते रिड्यूस फीलिंग भी होती है, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए, वो बिल्कुल जस्ट बिफोर माइट्रल वाल्व क्लोजिंग के ना रिड्यूस फीलिंग हो रही होती है. तो रैपिड फीलिंग का एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है कि ये वो होता है जिसमें फर्स्ट 1/3 ऑफ द डायस्ली के अंदर यानी फीलिंग के फेज़ के अंदर 70% ऑफ ब्लड उधर चला जाता है, एकदम से गश होता है ना जब ब्लड का, तो हमारी थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है विच इज़ S3, राइट, ठीक है. ये वाले सारे जो 1 2 3 4 5 है ना, ये हम लोग आगे इन्होंने ना लूप के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसी सेम चीज़ को. ये 1 जो मैंने आपको बताया, फिर सेकंड वाला पॉइंट बताया, फिर थर्ड बताया, और फिर फाइनली 4 और 5 बताए हैं, राइट. तो ये कार्डियक लूपिंग इसी तरह चलती है. इसमें ये जो 3 फैक्टर से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा तब होती है जब जाहिर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा. इसी तरह हम ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं कि आफ्टर लोड कब ज़्यादा होता है, जब आयोटिक का एओर्टा वाली बात होती है ना, आफ्टर लोड को जब भी बात करते हैं तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, जाहिर है. और क्योंकि इसका इन दोनों का इन्वर्सली रिलेटेड था जब हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे ना पिछली वीडियोस में. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जब ज़्यादा होएगा, ठीक है, और आप जो प्री लोड होता है ना वो कब ज़्यादा होता है, जब आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक हो गया. उसके बाद हम आते हैं अगली चीज़ पे विच इज़ दिस मेन इंपॉर्टेंट तरीन कर्व आउट देयर, और इसके बारे में हम लोग साथ साथ जो है ना वो देखते जाएंगे और साथ साथ इसको देखेंगे, ठीक है. अच्छा, हमारे पास जो हार्ट साउंड्स होती हैं, ठीक है, अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि S1 S2 के बारे में, फिर S3 S4 का पढ़ेंगे, ठीक है. S1 जो होता है वो हमेशा जो पहली दो एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स नहीं होती, जो एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में जो भी दो वैल्व्स होती हैं, ठीक है, एक जो राइट साइड पे हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व होती है और लेफ्ट साइड पे जो होता है हमारे पास माइट्रल वाल्व होती है. ये दोनों जब बंद होती है ना तो हमारे पास एक साउंड S1 प्रोड्यूस होती है, सिंपल, ठीक है. और ये लाउडेस्ट किस एरिया में सुनाई देगी ये भी हमें पता होना चाहिए. ये लाउडेस्ट जो है हमें माइट्रल एरिया में सुनाई देगी, यानी जो एपिक्स बीट वाला एरिया होता है ना, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, उस एरिया में हमें ये सुनाई देगी S1. और जो S2 होती है ना वो कहाँ पे सुनाई देती है, वो हमें सुनाई देती है जब आप एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होते हैं, ठीक है. और ये लाउडेस्ट कहाँ पे हमें सुनाई, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर, ठीक है. अब S1 कब आई थी, कब प्रोड्यूस होती है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा. ये जब एट्रियो और वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो वैल्व्स होती है ना माइट्रल और ट्राइकस्पिड, इनके बंद होने की वजह से प्रोड्यूस होती है. S2 कब प्रोड्यूस होती है, S2 अब जो दो बच गई वैल्व्स कौन सी बची हैं भाई, ऊपर आगे वाली एओर्टा और पल्मोनरी वाली, उन दोनों वाली की बंद होने की वजह से S2 प्रोड्यूस होती है, राइट. देन कम्स S3 एंड S4. अच्छा, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि S3 जो है ना किन किन लोगों में नॉर्मली प्रोड्यूस होती है और किन में नहीं. अच्छा, पहले तो ये सुनने के लिए आपको पेशेंट को ना लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन मतलब थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा और एपिक्स पे ना उसका स्ट्रेच रखना पड़ेगा, तब आपको S3 S4 सुनाई देंगी. दूसरा ये कि S3 वाली जो होती है ना, अब अर्ली डायस्ली, ये जो मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया है कि रैपिड फिलिंग डायस्ली 70% जो ब्लड फिल हो जाता है वहाँ पे S3 प्रोड्यूस होती है, ठीक है. सो दिस S3 आपके पास अर्ली डायस्ली में प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज. बेस्ट हर्ट बता दिया. अच्छा, उसके बाद ये कि इंक्रीज फिलिंग प्रेशर, जाहिर सी बात है जब फिलिंग प्रेशर ज़्यादा होंगे तब प्रोड्यूस होगी. अच्छा, आप कौन सी ज़्यादा ऐसी कंडीशंस है जिसमें फिलिंग प्रेशर ज़्यादा होते हैं,
अच्छा, फिलिंग जो प्रेशर्स होते हैं ना वो तब ज़्यादा होंगे जब आपके पास जैसे रीगर्ज पीछे माइट्रो रीगर्ज, एयोर्टिक रीगर्ज, देखो पीछे की तरफ रीगर्ज ब्लड का रहा है एट्रिया के अंदर बैक, वहाँ पे और प्रेशर बढ़ जाएगा एट्रिया के अंदर, तो फिर आपके पास फिलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये वाली S3 आएगी। रीगर्जिटेशन दोनों हो गई। इसके अलावा हार्ट फेलियर में भी यही होता है कि पीछे जो है ना प्रेशर बहुत एकदम से ना ज़्यादा पड़ रहा होता है, ठीक है। कॉम्पेंसेशन जब करता है ना हार्ट फेल हो रहा होता है तो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म यही होता है ना कि वीनस स्ट्रेंट ज़्यादा हुआ और प्रीलोड ज़्यादा हुआ, तो हार्ट के अंदर ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, तो वो एट्रियम में ज़्यादा आता है, तो फिलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया। इसी तरह थायरोटॉक्सिकोसिस में भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हार्ट का मेटाबॉलिक रेट फास्ट हुआ होता है, तो वो स्पीडीली काम कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे डायलेटेड वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ये उसमें ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, ठीक है, डायलेटेड वेंट्रिकल्स में, ये एक MCQ पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके नॉर्मल किन लोगों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो यंग एडल्ट्स होते हैं, इसके अलावा जो एथलीट्स होते हैं, इसके अलावा जो प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है, इन सब में S3 हार्ट साउंड इज़ नॉर्मल, राइट। और उसके बाद ये कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है, जो टर्बुलेंस क्यों बनती है, जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम का जो है ना मिक्स होता है विद एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम उसके साथ, ठीक है, ये खैर इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। देन कम्स S4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, S4 कब प्रोड्यूस होती है, ठीक है। S4 आपके पास लेट डायस्ली में, जैसे ये अर्ली डायस्ली तो जाहिर है S3 के बाद S4 आ रही है, तो वो लेट डायस्ली में। अच्छा, अब लेट डायस्ली वो होगा ना कि जब आपके पास एट्रिया का जो थोड़ा बहुत भी रह जाएगा ना ब्लड एट्रिया का, वो किक आउट करेगा वेंट्रिकल में, जो थोड़ा बहुत एंड में रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्ली में तो ज़्यादा से ज़्यादा चला गया ना, अब लेट में जितना थोड़ा बहुत रह जाएगा वो एट्रिया किक कर देगा वेंट्रिकल्स में, तो जिस वजह से लेट डायस्ली फेज या एट्रियल किक वाले फेज में S4 प्रोड्यूस होती है। इसकी टर्बुलेंस होती है, इट इज कॉज्ड विद द ब्लड एंटरिंग द स्टिफेंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके पास जो बीपी के मरीज़ होते हैं ना, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के, उनमें जो उनका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हाइपरट्रोफी हो जाता है या फिर वो स्टिफ हो जाता है, ठीक है, ओल्ड एज में जो है ना वो स्टिफ हो जाता है वेंट्रिकल, तो ये कॉमन होता है ओल्डर एडल्ट्स में। और इसके अलावा जो वेंट्रिकल नॉन कंप्लाइंस स्टेट होती है जैसे हाइपरट्रोफी वगैरह बीपी के पेशेंट्स में, उनमें ये जो है ना वो देखी जाती है S4 हार्ट साउंड, ओके। देन कम्स द JVP। अच्छा, JVP से पहले जो है ना यहाँ पे भी एक नज़र मारने, यहाँ हमने पढ़ लिया कि इस तरह जो है ना दोनों वैल्व्स जब क्लोज होती हैं S1 प्रोड्यूस होती है, फिर हमने S2 पढ़ा, फिर S3 पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने S4 के बारे में भी देख लिया, ठीक हो गया। अच्छा, एक ये डाइक्रोटिक नॉच का MCQ आता है। डाइक्रोटिक नॉच वो होती है जब बिल्कुल आयोटिक वैल्व्स जब क्लोज होती हैं तब ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये एक MCQ पूछा जाता है डाइक्रोटिक नॉच का। उसके अलावा जो बात है ना वो ये है कि ये हमारे पास अब JVP पढ़ने लगे हैं। JVP में ये वेव्स आप देखिए, पहली वेव A है, ABCD मैंने ऐसे याद किया कि पहले A आता है, A के बाद B को स्किप कराओ तो C आता है, उसके बाद एंड पे जाके कहीं V आता है, हम XY को अलग कर देते हैं, ठीक है, XY दोनों ना डिसेंट्स है यानी नीचे जाने वाली चीज़ें, A वे वाई, उसके बाद थोड़ी सी C वे वाई, उसके बाद वही डिसेंट है को जाके एंड पे जाके V वे वाई, फिर वाई डिसेंट। अच्छा, ऐसे ही याद करना है आप, A वेव C वेव देन V वेव, ठीक है, आप इसको हम ऐसे ही याद करते हैं। अच्छा, जो A वेव होती है ना वो शो करती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक हो गया। A वेव क्या शो करती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि A से A वेव, A से एट्रिया, ठीक है, यानी सबसे पहला काम हो क्या रहा होता है हमारी जब ECG आती है या कोई भी चीज़ होती है, पहला काम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो सारा काम स्टार्ट होता है, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो पहला काम होता है वो A वेव प्रोड्यूस होता है। और ये आपके पास जब क्या कहते हैं उसको, थर्ड हार्ट ब्लॉक होता है ना, थर्ड हार्ट ब्लॉक में आपके पास एट्रिया अलग काम कर होता है, वेंट्रिकल अलग काम करते हैं, AV डिसोसिएशन हुई भी होती है, यानी कैनन A वेव्स भी उसी को कहते हैं, थर्ड हार्ट ब्लॉक के अंदर आती है, ये भी MCQ है। अच्छा, जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से A वेव प्रोड्यूस होती है ये पता होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, जो एट्रियल फिब्रिलेशन है ECG में P वेव एब्सेंट होती है ना, एट्रियल फिब्रिलेशन में A फिब में P वेव एब्सेंट, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो उसमें जो है ना आपके पास A वेव भी नहीं आएगी, A वेव एब्सेंट होगी एट्रियल फिब्रिलेशन में, ये भी MCQ है। फिर आ जाती है C वेव। C वेव आपके पास अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट के बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसमें ये प्रोड्यूस होती है जब आपके पास जो ट्राइकस्पिड वाल्व जो बंद हुई होती है ना थोड़ा सा पीछे की तरफ बल्ज करती है, ठीक है, बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है C वेव की, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हम लोग डिस्कस करते हैं V वेव को, ठीक है, उसके बाद XY को करेंगे। जो V वेव होती है वो एंड पे मतलब ABC में A पहले थी, C थी और फिर V थी, ठीक है। अब जो V आएगा वो अब कब आएगा, जब आपके पास देखो राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वापस राइट एट्रियम के ऊपर बात करते हैं कि राइट एट्रियम का जब प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होएगा, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑब्वियसली अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद पड़ी है लेकिन पीछे से प्रेशर राइट एट्रियम में आई जा रहा है, उस केस में V वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक हो गया, हमने तरतीब से पढ़ लिया। अब हम वो छोटी सी बात यानी XY डिसेंट्स को भी देख लेते हैं कि जो X डिसेंट होता है वो, अब देखो ना, अब रिलैक्स करने की बारी आ गई है, तभी वो कर्व जो था वो AC और उसके बाद X नीचे गया था, यानी अब रिलैक्स होने की बारी आ गई है, काम हो गया ना अब काफ़ी। तो जो X डिसेंट होता है वो एट्रिया रिलैक्स करता है, ठीक है, और वही जो क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ी सी डाउनवर्ड डिस्प्लेस करती है। उसके बाद ये कि ये एब्सेंट किस फेज़ में होती है, जब ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन होती है। अब रिलैक्स होने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा, ट्राइकस्पिड रीगर्ज का मतलब है कि
वो पीछे की तरफ जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना वो पीछे की तरफ जा रही है, तो इसलिए वो रीगर्जिटेशन कर रही है, तो इसकी वजह से पीछे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए एब्सेंट होएगी इसमें। और राइट हार्ट फेलियर में भी एब्सेंट होती है, ठीक है। और जो वाई डिसेंट होता है वो राइट एट्रिया की एम्पटिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल जब होती है तब मिलती है, ठीक है। और ये प्रोमिनेंट किस में होती है? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। और एब्सेंट किस में होती है? कार्डियक टैम्पोनल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों एमसीक्यू आते होते हैं कि जो आखिरी वाली चीज़ हमने पढ़ी है वाई डिसेंट, ये किस चीज़ में पॉजिटिव होता है? ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में पॉजिटिव होता है। और ये एब्सेंट किस में होता है? ये जब कंस्ट्रक्टिव कार्डियक टैम्पोनल होता है तब ये एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी। 10 मिनट से ऊपर हो गया लेक्चर।